नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की सैद्धांतिक विषय की पाठचर्या में अंकित डक्ट प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। डक्ट एक प्रकार की बंद परिनालिका है जिसका प्रयोग हैवैक सिस्टम मीन्स हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत ठंडी वायु को भवन में पहुंचाने तथा गर्म वायु को भवन से हटाने में किया जाता है। डक्ट डक्ट को चित्र में दिखाया गया है, चित्र से शो किया गया है, जिसे प्रथम दृष्टया देखकर आसानी से समझा जा सकता है। डक्ट का प्रयोग डक्ट स्प्लिट एसी के साथ करते हैं। जो स्प्लिट एसी से प्राप्त ठंडी वायु को डक्ट स्प्लिट एसी से प्राप्त ठंडी वायु को अलग-अलग स्थानों पर तक पहुंचाने में उपयोग होती है। इस प्रकार इनके मुख्य कार्यों को देखा जाए तो ये डक्ट डक्ट जो एक स्थान की वायु को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने के लिए उचित मार्ग प्रदान करती हैं। डक्ट एक स्थान की कूलिंग को उचित अन्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए सहायक होती हैं। हैवैक सिस्टम के अंतर्गत डक्ट का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है और डक्ट जो है वो एयर सप्लाई के अतिरिक्त रिटर्न एयर और एग्जॉस्ट एयर के लिए भी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट डक्ट मटेरियल, डक्ट पदार्थ की बात करते हैं। डक्ट हमारी किन किन पदार्थों से बनी होती हैं। ये निम्न है। पहला नंबर 1 गैल्वेनाइज्ड स्टील, नंबर 2 एल्युमिनियम, नंबर 3 पॉलीयूरेथेन, नंबर 4 ग्लास फाइबर, नंबर 5 फ्लेक्सिबल डक्टिंग। चलिए प्रत्येक मटेरियल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा है गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी डक्ट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है क्योंकि इसकी उपयोग अवधि अत्यधिक होती है, इसका मेंटेनेंस भी आसान होता है और इसे आसानी से स्थापित किया भी जा सकता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील की डक्ट बनी गैल्वेनाइज्ड स्टील डक्ट में प्रयुक्त मटेरियल जिस मटेरियल का हम डक्ट बनाते हैं उस मटेरियल पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग करने से डक्ट पर हमारा वायुमंडल कोई इफेक्ट नहीं होता, एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे उस पर जंग आदि नहीं लगता है। इसके साथ ही जिंक की कोटिंग होने से उस पर किसी प्रकार की पेंटिंग आदि की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हमारा मटेरियल हमारा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बनी डक्ट हल्की होती हैं और इनको भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसकी उपयोग अवधि यदि गैल्वेनाइज्ड स्टील से कंपेयर करें तो इसकी उपयोग अवधि गैल्वेनाइज्ड स्टील की अपेक्षा कम होती है। एल्युमिनियम से भी जो डक्ट बनी होती है उन पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है, मीन्स वायुमंडल का कोई एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है और इस पर भी किसी प्रकार की पेंटिंग आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अगला मटेरियल हमारा पॉलीयूरेथेन है। पॉलीयूरेथेन की बनी डक्ट उच्च क्वालिटी की होती है, उच्च श्रेणी की होती है। पॉलीयूरेथेन में इंसुलेशन का गुण होता है, इंसुलेशन की चर्चा भी आगे करते हैं। इंसुलेशन का गुण होने के कारण इस पर किसी प्रकार का इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला मटेरियल हमारा ग्लास फाइबर है। ग्लास फाइबर एक ध्वनि का उच्च अवशोषक होता है, ध्वनि का अच्छा अवशोषक होता है और ग्लास फाइबर में इंसुलेशन का भी गुण होता है। तो इस प्रकार जैसे जहां पर हम डक्ट उपयोग करते हैं, डक्ट में हमें डक्ट के द्वारा हमें एयर को सर्कुलेट करना होता है। एयर सर्कुलेट करने के लिए हम फैन, ब्लोअर आदि का प्रयोग करते हैं। तो वो स्थान जहां पर प्रयुक्त पंखे या ब्लोअर अत्यधिक शोर उत्पन्न करते हैं, अत्यधिक शोर उत्पन्न होने के कारण वहां के आसपास लोगों को असुविधा महसूस होती है। तो इसे रिमूव करने के लिए, इस डिफेक्ट को हटाने के लिए वहां पर हम ग्लास फाइबर की बनी डक्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसा भी हमने जाना कि ग्लास फाइबर हमारा ध्वनि का अच्छा अवशोषक होता है। इस तरह से वो ये नॉइसलेस माहौल वहां क्रिएट कर देता है। अगला मटेरियल हमारा फ्लेक्सिबल डक्टिंग है। फ्लेक्सिबल डक्टिंग में हम करते क्या है कि प्लास्टिक की पाइप होती है,
प्लास्टिक की पाइप पर हम स्टील वायर को लपेट देते हैं जिससे हमारा डट का निर्माण हो जाता है। ये डट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्लेक्सिबल, तो काफी लचीली होती हैं जिनको आसानी से हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं और किसी भी दिशा में मोड़कर हम वायु का जो प्रवाह मार्ग है उसको उसकी वायु की दिशा को आसानी से बदला जा सकता है। तो इस तरह से ये इन डक्ट मटेरियल के द्वारा हम डक्ट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, डक्ट के प्रकार। डक्ट हमारे निम्न 3 प्रकार की होती हैं। दृढ़ डक्ट मीन्स रिजिड डक्ट, फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट, प्री फैब्रिकेटेड डक्ट। रिजिड डक्ट जो होती हमारी हैं ये काफी दृढ़ होती हैं, ठोस होती हैं, स्टील प्लेट आदि की बनी होती हैं। इनको सिर्फ सीधी रेखा में ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं हमें वायु का मार्ग बदलना हुआ या कहीं हमें मोड़ना हुआ तो इसके ये आसान रीड डक्ट के माध्यम से आसान नहीं होगा। तो इस प्रकार इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में ही प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट है। फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट में जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है आसानी से समझ सकते हैं। फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट में क्या करते हैं, स्टील वायर की स्प्रिंग होती है। स्टील वायर की स्प्रिंग के ऊपर हम क्या करते हैं कि फाइबर ग्लास की कोटिंग कर देते हैं, सॉरी ग्लास फाइबर की कोटिंग कर देते हैं। ग्लास फाइबर की कोटिंग करने से ये काफी हमारी लचीली हो जाती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है फ्लेक्सिबल राउंड, तो काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है, लचीली हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इनके माध्यम से वायु की दिशा को, जो डक्ट के माध्यम से ठंडी वायु या गर्म वायु से प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा को हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अब चूंकि ये फ्लेक्सिबल डक्ट है, जगह जगह बीच बीच में मुड़ी होती है, तो इनके भीतर से जो वायु प्रवाहित होगी वो वायु बीच बीच में और बीच बीच वायु के मार्ग में बीच बीच अवरोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट हम जो है सिर्फ आसान फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट का प्रयोग हम वायु के प्रवाह मार्ग को, ठंडी वायु या गर्म वायु के प्रवाह मार्ग को बदलने के लिए किया जाता है। अगला हमारा डक्ट है प्री फैब्रिकेटेड डक्ट। प्री फैब्रिकेटेड डक्ट को भी चित्र में आसान दिखाया गया है, जिसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, प्री फैब्रिकेटेड मीन्स पूर्व से निर्मित, मीन्स ये डक्ट हमारी पहले से ही निर्मित होती हैं। इनका प्रयोग भी वायु के मार्ग को बदलने के लिए करते हैं। ये इनका इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होता है। नेक्स्ट, डक्ट इंसुलेशन पदार्थ। इंसुलेशन पदार्थ डक्ट पर जो डक्ट पाइप हमारी है, डक्ट वर्क होता है, डक्ट पाइप है, उस पर हमें इंसुलेशन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि डक्ट के भीतर हमारी गर्म वायु या ठंडी वायु का प्रवाह रहता है और डक्ट के बाहर का एटमॉस्फेयर में हमारी गर्म वायु या ठंडी वायु वहां भी होती है। तो यदि एटमॉस्फेयर हमारा गर्म है और पाइप में जो वायु प्रवाह हो रही है वो ठंडी है, तो वहां पर एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जो कि काफी इफेक्ट, जो हमारी कूलिंग प्रक्रिया है, रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया है, वो काफी इफेक्ट डालती है। तो इसलिए हम डक्ट के ऊपर इंसुलेशन कर देते हैं, ताकि वायुमंडलीय टेम्परेचर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा है उसका प्रभाव डक्ट के भीतर बहने वाली वायु पर ना पड़ सके। इसलिए जरूरी होता है कि डक्ट के ऊपर हम इंसुलेशन कर दें। कुछ डक्ट, जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ा, कुछ डक्ट में पहले से ही इंसुलेशन का गुण होता है, जैसे फाइबर ग्लास की बात हमने करी थी अभी, और पॉलीयूरेथेन की बात हमने करी थी, वो उसमें इंसुलेशन क्या गुण होता है, वहां पर इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से इंसुलेशन हमारा अत्यंत आवश्यक है डक्ट में। इंसुलेशन पदार्थ के तौर पर मुख्य तौर पर हम ग्लास वूल का यूज करते हैं। ग्लास वूल हमारा कांच के रेशे होते हैं। ये अच्छे अच्छे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब कि वे पदार्थ जिनसे हम ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता। तो ये अच्छे ऊष्मा के कुचालक होता है ग्लास वूल, और आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर हम करते हैं। कुछ सामान्य इंसुलेशन पदार्थ हमारे हैं, जैसे एरोजेल, मिनरल वूल और सेलुलोज। एरोजेल हमारा काफी कॉस्टली होता है, अत्यधिक महंगा है, किंतु ये उच्च प्रकार का इंसुलेशन पदार्थ है। इसका उपयोग करते हैं कुछ विशेष स्थानों पर ही इसका प्रयोग करते हैं। अगला हमारा मिनरल वूल है। मिनरल वूल काफी प्रभावशाली है, काफी इफेक्टिव है, किंतु इसका दोष ये है कि ये अग्निरोधी नहीं है।
चूंकि डक्ट का हमारा अग्निरोधी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी कारण एक्सीडेंटल केस या किसी कारणवश हमारा यदि आग वगैरह कुछ लग गया फायर, तो ये काफी भयानक जो है डेंजरस माहौल वहाँ क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमारा जो डक्ट है उसका अग्निरोधी भी होना अत्यंत आवश्यक है। इंसुलेशन तो आवश्यक है, साथ साथ अग्निरोधी भी होना अत्यंत जरूरी है। तो मिनरल वूल हमारा प्रभावशाली तो है, किंतु ये अग्निरोधी नहीं है। अगला मटेरियल हमारा सेलुलोज है। सेलुलोज हमारा प्रभावशाली भी है, अग्निरोधी भी है, इको फ्रेंडली है, किंतु इसे प्रयोग करना कठिन है। इफेक्टिव है, फायर रेजिस्टेंट है, इको फ्रेंडली है, लेकिन इसे उपयोग करना कठिन है, इसलिए इसका उपयोग ही कम ही किया जाता है। कुछ चुनिंदा विशेष स्थानों पर ही इनका प्रयोग हम करते हैं। डक्टिंग में उपयोग होने वाले कंपोनेंट, चलिए डक्टिंग में उपयोग होने वाले कंपोनेंट की बात करते हैं। डक्टिंग में उपयोग होने वाले निम्न प्रकार के कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट हमारा इनलेट पोर्ट है, दूसरा कंपोनेंट हमारा आउटलेट पोर्ट है, तीसरा कंपोनेंट हमारा डक्ट जॉइंट है, चौथा कंपोनेंट हमारा स्टैक एल्बो है, और पांचवा कंपोनेंट हमारा रूफ एग्जॉस्ट फैन। ये 5 कंपोनेंट हैं जिनका प्रयोग हम डक्टिंग में करते हैं। पहले पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। इनलेट पोर्ट हमारा क्या होता है? इनलेट पोर्ट हम वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर फ्रेश एयर को सप्लाई करना होता है। जैसे किसी स्थान, कोई स्थान विशेष है, कोई प्लांट है, कोई रूम है, वहां पर जहां पर हमें फ्रेश एयर को सप्लाई करना है, जो हमारी डक्ट एसी से आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, उसको सप्लाई करना है, वहां पर हम इस इनलेट पोर्ट का प्रयोग करते हैं। इस इनलेट पोर्ट का प्रयोग करने से एक फायदा और भी होता है कि डक्ट में जो अवांछनीय पदार्थ है, ठंडी वायु के साथ भी फ्लो करते रहते हैं, उनको ये जो है रोक लेता है, और कमरे में या किसी स्थान विशेष पर जहां पर हमें उस चीज को ठंडा करना है, वहां पर ये जाने नहीं देता। तो इस तरह से ये एक अवरोध का भी कार्य करता है अवांछनीय पदार्थों को रोकने के लिए। दूसरा हमारा कंपोनेंट हमारा है आउटलेट पोर्ट। आउटलेट पोर्ट की बात करें तो ये जो आउटलेट पोर्ट हमारा डक्ट के प्रारंभ में ही लगा होता है। आउटलेट पोर्ट पूरे डक्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे हम किसी कमरे में फ्रेश एयर को सप्लाई कर रहे हैं, तो लगातार फ्रेश एयर को सप्लाई यदि हम करते रहें और कोई वहां की एयर को बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता ना हो, तो लगातार कमरे का जो वायुदाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, जिससे वहां बैठे लोगों को असुविधा महसूस होगी। अतः वहां पर हम आउटलेट का प्रयोग करते हैं। आउटलेट पोर्ट कमरे की जो पूर्व वायु है उसको बाहर निकालने में सहायक होता है। तो इस प्रकार इनलेट पोर्ट से तो हमारा लगातार फ्रेश एयर सप्लाई होती है, और आउटलेट पोर्ट से एयर जो है वो बाहर निकलता रहता है। इस तरह से कमरे का जो वायुदाब है वो लगातार मेंटेन रहता है। अगला हमारा है डक्ट ज्वाइंट। अगला कंपोनेंट हमारा डक्ट ज्वाइंट है। डक्ट ज्वाइंट अलग अलग प्रकार की डक्टों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। डक्ट जॉइंट के द्वारा हम जो डक्ट में प्रवाहित वायु है उसकी दिशा को भी बदला जाता है। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के डक्ट जॉइंट हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र को देखते हुए आसानी से समझा जा सकता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हमारा डक्ट जॉइंट है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का डक्ट जॉइंट है। ये यूज होता है जहां जैसी आवश्यकता हो वहां वैसे का प्रयोग किया जाता है। अगला कंपोनेंट हमारा स्टैक एल्बो है। स्टैक एल्बो को भी चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिसे हम आसानी से देख करके समझ सकते हैं। स्टैक एल्बो एल्बो ये हमारा एल शेप में होता है, कैपिटल एल शेप में होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं दो परस्पर लंबवत डक्ट को जोड़ने के लिए। दो परस्पर लंबवत डक्ट पाइपों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे भी अलग अलग क्रॉस सेक्शन में उपलब्ध होते हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में भी उपलब्ध होता है, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में भी उपलब्ध होता है। जहां जैसे आवश्यकता हो वहां वैसे प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा रूफ एग्जॉस्ट फैन। रूफ एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग भी प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि लगातार
एयर कमरे में प्रवेश करती है और कमरे की एयर बाहर निकलती है, तो कुछ एयर ऐसे उनमें से कुछ एयर ऐसी हो जाती है जिनको वायुमंडल में डिस्चार्ज करना अत्यंत आवश्यक होता है। वे एयर जिन्हें पुनः सर्कुलेट हम नहीं करते, जैसे कि अगर एयर लगातार सर्कुलेट करती रहती है तो अपने साथ कुछ धूल मिट्टी कण भी लगातार रोटेट करती रहती है, तो उन धूल मिट्टी कण या ऐसी चीजों को ऐसे एयर को जिन्हें सर्कुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक नहीं होता, उनको हमें वायुमंडल में डिस्चार्ज करना अत्यंत आवश्यक होता है, वायुमंडल में निष्कासित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम रूफ एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करते हैं। चित्र में दो प्रकार के रूफ एग्जॉस्ट फैन दिखाए गए हैं जिन्हें जिन्हें देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं, और ये दोनों फैन हमारे अलग अलग कैपेसिटी के हैं, अलग अलग कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी किसी जब ये जैसे कोई प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई प्रोडक्शन प्लांट है, वहां की गर्म वायु को भी बाहर जो है एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डक्ट के द्वारा एयर डिस्ट्रीब्यूशन। डक्ट के माध्यम से किन किन कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम किसी कमरे स्थान विशेष या किसी प्लांट में एयर को, जो हमारी कूल्ड एयर है, फ्रेश एयर है, उनको सर्कुलेट करना है। तो ये विधि हमारी निम्न निम्न 4 प्रकार की है। पहली विधि हमारी है, पहला मेथड हमारा है वॉल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी विधि हमारा है पैन टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी विधि हमारी है सीलिंग पैनल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथी विधि हमारा है अपवर्ड टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए प्रत्येक एयर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को हम विस्तार से जानते हैं। तो पहला हमारा जो मेथड है वो हमारा है वॉल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशंस। वॉल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशंस को फिगर में दिखाया गया है, फिगर में आसानी से शो किया गया है, जिससे हम देखते हुए समझ सकते हैं। फिगर में एक रूम है, रूम के दीवार के एक सिरे पर हमारा इनलेट पॉइंट है और उसी दीवार के दूसरे सिरे पर हमारा आउटलेट पॉइंट है। तो जो फ्रेश एयर हमारा डक्ट इसी से आ रही है, डक्ट के माध्यम से आ रही है, वो इनलेट पॉइंट से कमरे में प्रवेश करती है और पूरे कमरे में सर्कुलेट हो करके वहां की गर्म वायु को सर्कुलेट करके पूरे कमरे को ठंडा करती है। ठंडा करने के साथ साथ वहां की जो गर्म वायु है और वो आउटलेट पॉइंट से हमारा बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार इनलेट पॉइंट से हमारी फ्रेश एयर सप्लाई होती रहती है और पूरे कमरे सर्कुलेट होने के पश्चात आउटलेट पॉइंट से हमारा बाहर हो जाती है। तो इस तरह से वॉल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम एयर का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है पैन टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन। पैन टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन को फिगर में दर्शाया गया है, जिसे देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं। पैन टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि क्या होता है कि कोई रूम है, रूम की छत के दोनों किनारों पर, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दाहिने सिरे पर और बाएं सिरे पर हमारे इनलेट पॉइंट बने होते हैं, जहां से हमारी फ्रेश एयर कमरे में प्रवेश करती है। इन दोनों इनलेट पॉइंट्स के बीच में एक आउटलेट पॉइंट्स होता है। मैं रिपीट करूं, दोनों इनलेट पॉइंट्स के बीच में एक हमारा आउटलेट पॉइंट्स होता है। फ्रेश एयर दोनों इनलेट पॉइंट से कमरे में प्रवेश करने के पश्चात पूरे कमरे में सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट करने के बाद ये आउटलेट पॉइंट से हमारा कमरे से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार पैन टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन से पैन टाइप मेथड से हम एयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगला मेथड हमारा है सीलिंग पैनल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड मेथड हमारा है सीलिंग पैनल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीलिंग पैनल टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशन को भी फिगर में दिखाया गया है, जिसे देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं। इस मेथड में क्या है कि कोई रूम है, रूम की छत पर हमारे इनलेट पॉइंट्स बने होते हैं, जहां से हमारी फ्रेश एयर सप्लाई होती है, और रूम की दोनों दीवारों पर हमारे आउटलेट पॉइंट बने होते हैं, जहां से जो कमरे की एयर है वो बाहर निकलती है। तो इस प्रकार जो डक्ट के माध्यम से हमारे फ्रेश एयर आ रही है, वो छत पर बने विभिन्न पॉइंटों से कमरे में प्रवेश करती है। पूरे कमरे को सर्कुलेट होने के पश्चात ये आउटलेट पॉइंट से हमारी बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और जो कूलिंग है वो हमारा कमरे का बना रहता है। अगला मेथड हमारा है अपवर्ड टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशंस। अपवर्ड टाइप एयर डिस्ट्रीब्यूशंस को भी फिगर में दर्शाया गया है, जिसे देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी डक्ट के द्वारा फ्रेश एयर आ रही है, वो कमरे पर बने फर्श पर,
कमरे की फर्श पर बने इनलेट पॉइंट से कमरे में प्रवेश करती है। रिपीट कर दूं, कमरे में बने कमरे के फर्श पर बने इनलेट पॉइंट से कमरे में प्रवेश करती है और कमरे की छत पर बने आउटलेट पॉइंट से कमरे से बाहर जाती है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में क्या होता है कि और साथ में एक फैन ब्लोअर चूंकि हमें कमरे के फर्श से एयर को जो है कमरे में प्रवेश कराना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होगा, इसलिए हमें एक फैन लगाना होता है जो कि जो फ्रेश एयर आ रही है उसको फोर्स करता है। तो इस प्रकार हमारा कमरे के फर्श पर बने इनलेट पॉइंट से फ्रेश एयर कमरे में प्रवेश करती है, पूरे कमरे में सर्कुलेट होती है। सर्कुलेट होने के पश्चात छत पर बने एग्जॉस्ट पॉइंट से हमारे ये एयर बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार इन चारों मेथड्स के द्वारा डट के द्वारा हम एयर का किसी कमरे या स्थान विशेष पर हम एयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगला हमारा है एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU। इन शॉर्ट हम लोग इसको AHU के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म इसका एयर हैंडलिंग यूनिट है। एयर हैंडलिंग यूनिट हैवैक सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत एयर को सर्कुलेट करने के लिए किया जाता है। एयर को ये सिस्टम हैवैक सिस्टम, ये AHU हैवैक सिस्टम के अंतर्गत एयर को सर्कुलेट करने के लिए किया जाता है। एचयू का मुख्य कार्य क्या है कि एचयू का मुख्य कार्य बाहर से एयर को लेकर के उसे ठंडी करके फ्रेश एयर के रूप में बदलकर भवन में सप्लाई करना होता है, भवन में भेजना होता है। चित्र में एएचयू को दिखाया गया है, जिसे देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं एक एएचयू हमारा कैसे कार्य करता है। तो चित्र को यदि हम देखें तो इसमें एक दिख रहा है रिटर्न एयर, एक दिख रहा है आउटडोर एयर, उसके बाद फिल्टर, मिक्सिंग चैम्बर, कूलिंग कॉइल, फैन, सप्लाई एयर आदि चीजें हमको नजर आ रही हैं। तो रिटर्न एयर वो एयर है जो एयर हमारे कमरे से वापस आ रही है, किसी स्थान विशेष से जो एयर हमारी रिटर्न हो रही है वो है। और आउटडोर एयर वो एयर है जो हमारे वायुमंडल से आ रही है, बाहर से आ रही है। तो बाहर से अगर एयर आएगी तो अपने साथ ढेर सारे अनवांटेड पार्टिकल्स साथ लेकर आएगी, अवांछनीय पदार्थ के साथ लेकर आएगी। तो इसे फिल्टर करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसलिए आउटडोर से जो एयर आ रही है वो फिल्टर होने के पश्चात एक चैम्बर में पहुंचती है, जिसे हम मिक्सिंग चैम्बर के नाम से जानते हैं। मिक्सिंग चैम्बर में ये रिटर्न एयर के साथ मिक्स होती है। रिटर्न एयर के साथ मिक्स होने के पश्चात ये कूलिंग कॉइल से पास होती है। क्योंकि कूलिंग कॉइल में हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कि ठंडी अवस्था में होता है वो फ्लो करता रहता है। तो जैसे ही कूलिंग कॉइल से ये पास होती है वहां पर इसका ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, मीन्स ये एयर अपनी ऊष्मा का त्याग करता है और रेफ्रिजरेंट ऊष्मा को ग्रहण करता है। तो ये सीधी सी बात होती है कि जब किसी भी वस्तु से ऊष्मा को हम निकाल देंगे, ऊष्मा से उसकी कोई वस्तु ऊष्मा का त्याग कर देगी तो वो वस्तु ठंडी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान ये एयर जो हमारी कूलिंग कॉइल से पास हो रही है ये ऊष्मा का त्याग करती है और ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के पश्चात ये फैन के पास आती है, फैन वाले चैम्बर में आती है, जहां पर इसे फोर्स करके एज अ फ्रेश सप्लाई हम किसी भवन में विभिन्न कमरों में या किसी स्थान विशेष आदि पर सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट कार्य करता है। प्रशिक्षण का सारांश, पूरे प्रशिक्षण में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्या क्या जाना देखते हैं। डक्ट के बारे में हमने जाना कि डक्ट क्या होती हैं, डक्ट पदार्थ के बारे में हमने जाना कि डक्ट किन किन पदार्थों का बना होता है, जैसे गैल्वेनाइज्ड स्टील, एल्युमिनियम, पॉलीयूरेथेन, ग्लास फाइबर, फ्लेक्सिबल डक्टिंग, इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। डक्ट के प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया, कौन कौन से प्रकार की होती हैं, रिजिड डक्ट होती है, फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट होती है, प्री फैब्रिकेटेड डक्ट होती है। इंसुलेशन पदार्थ के बारे में मुख्य तौर पर हमने ग्लास वूल का प्रयोग किया, ये हमने जाना। इसके अलावा हमारा एरोजेल, मिनरल वूल और सेलुलोज। डक्ट कंपोनेंट के बारे में हमने विस्तार से जाना कि इनलेट पोर्ट, हमारा आउटलेट पोर्ट, डक्ट ज्वाइंट, स्टैक एल्बो, एग्जॉस्ट फैन के बारे में विस्तार से जाना। डक्ट के द्वारा एयर डिस्ट्रीब्यूशन की विधियों के बारे में विस्तार से जाना, वॉल टाइप, फैन टाइप, सीलिंग पैनल टाइप, अपवर्ड टाइप, इनके बारे में जाना। और अंत में हमने एएचयू के बारे में जाना कि एएचयू मुख्य कंपोनेंट होता है डक्ट सिस्टम में जो पूरे भवन में एयर को सर्कुलेट करने के काम में आता है।
ये सारा का सारा कंटेंट हमारा मेरे द्वारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की अध्ययन पब्लिकेशन पुस्तक से लिया गया है। रॉयल पब्लिकेशन की पुस्तक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से लिया गया है। जो पिक्चर्स इसमें दिखाए गए हैं, जो शो किए गए हैं, सारे पिक्चर्स google.com से लिया गया है। इस प्रकार मैंने आपको डक्ट प्रश्न पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं ये प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।